आप केमिस्ट्री में आप पोस्ट ग्रेजुएट थी और पॉलिटिक्स में आप अचानक आए। मजाक में आ गए। से आपने कार्यभार संभाला तब से आपको क्या समझ में आ रहा है कि किस तरह की समस्याएं अभी भी हेल्थ सेक्टर में विद्यमान हैं? हम एक दिन में व्यवस्था को इसको नहीं ठीक कर सकते। किस तरह की योजनाएं आप भविष्य में लेकर के आएंगे जिससे कि जनता को लाभ मिले? जो नीचे का अमला है, फोर्टिफाइड राइस जी, रूरल मेडिकल जो असिस्टेंट थे जो छत्तीसगढ़ ने ही शुरू किए थे, तो उसकी भर्ती के लिए भी आपने सोचा है कि उसको इंक्रीज किया जाएगा या उनको ट्रेंड किया जाएगा? कुछ पोस्ट हमने पीएससी को दे दिया है। स्वस्थ छत्तीसगढ़ जल्द ही बनेगा ऐसा लग रहा है। वैसे तो हमारी ज़िंदगी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स रोटी, कपड़ा और मकान है, लेकिन हेल्थ भी हमारी आधारभूत ज़रूरतों का एक अहम हिस्सा है। हालांकि आजकल हम अपनी सेहत को लेकर बहुत जागरूक हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ जागरूकता ही काफ़ी नहीं है। हमें ज़रूरत है वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स की, ट्रेन डॉक्टर्स की और बेहतर मेडिकल सर्विसेज की। आज इन्हीं विषय पर बात करेंगे हमारे आज के यूज़ इट के पॉडकास्ट के इस एपिसोड में। और हमारे साथ आज मेहमान के रूप में शामिल होने वाले हैं छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी धन्यवाद और स्वागत है। जी, आप केमिस्ट्री में आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं जी, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, तो इसका मतलब हम ये मानें कि आपने अपने करियर की दिशा पहले से चूज करके रखी थी और पॉलिटिक्स में आप अचानक आए? हाँ, ऐसा कहा जा निश्चित रूप सकता है? से राजनीति वाकई में हम लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं था, न तो मेरे परिवार ने, न तो मैंने, जी क्योंकि हम लोग एक साधारण सा छोटे से गांव से किसान परिवार से आते थे। जी तो पढ़ लिख कर मन में था कि कोई छोटा मोटा नौकरी या फिर उन्नत किस्म की खेती बाड़ी वगैरह करेंगे। परंतु ये कहना चाहिए कि भगवान का ही ऊपर वाले का ऐसा काम करने के लिए उन्होंने जी इस क्षेत्र में भेजा, कहना चाहिए। हमने सुना कि आपका बचपन बहुत अभाव में बीता, मतलब आपने बहुत मुश्किल से पढ़ाई की, और वो भी अगर कहा जाए कि साइंस ग्रेजुएट आप रहे, फिर आपने केमिस्ट्री को चूज़ किया। सो किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ थी, मतलब कैसा बचपन था आपका? एक्चुअल में जहाँ मैं रहता हूँ अब तो काफ़ी विकसित हो गए हैं। पिछले 15 सालों में जो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने गांव-गांव तक, और अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आए तो प्रधानमंत्री सड़क वगैरह योजना से गांव को जोड़ा और खेती बाड़ी में भी काफ़ी प्रोत्साहन मिलने लगे। लेकिन उस समय की बात है जब 1976 में मैं पैदा हुआ और उसके बाद से जो स्थिति वहाँ बनी, तो प्राइमरी स्कूल गांव में था, बड़े मुश्किल से, खपड़ेल वाला। अच्छा। वहाँ हम लोगों ने पढ़ा। फिर मिडिल स्कूल के लिए दूसरे गांव में जाना, हाई स्कूल के लिए 12 किलोमीटर पैदल और साइकिल से जाना, पगडंडी सड़क, डेली आना जाना। फिर कॉलेज के लिए 30 किलोमीटर दूर वहाँ रूम लेके रहना, पढ़ना। तो एक किसान के लिए उस समय में जीवन यापन करना ही बड़ा कठिन काम था। और पढ़ाई लिखाई के लिए उस समय इतनी बड़ी सोच भी नहीं हो सकती थी कि हम लोग कॉलेज में पढ़ेंगे। लेकिन पिताजी ने बड़े हिम्मत किया और बहुत ही अभाव में और बहुत ही स्ट्रगल में उस समय 1998 में मैंने एमएससी रसायन शास्त्र से किया। और आज जो कुछ हूँ, लगता है कि उस समय का जो पढ़ाई लिखाई है वो बहुत काम आपको लगता है कि पढ़ाई बहुत काम आती है राजनीतिक में? क्योंकि यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि राजनीति तो एक अलग उसका ब्रैकेट माना जाता है, लेकिन पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए, जो पढ़ाई लिखाई है पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो पढ़ाई लिखाई है, जो बोलते हैं ना कि ये ऐसा संचित धन है जो कभी घट नहीं सकता, बढ़ता ही रहता है। तो किसान भी अगर किसानी करे पढ़ लिख कर, तो वैज्ञानिक और उन्नत तरीके से करेगा, व्यापारी भी अच्छे से करेगा। तो पढ़ाई लिखाई का महत्व जीवन में हर क्षेत्र में है। तो वही राजनीति में भी है। जी, हम सभी की ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा इंसिडेंस आता है कि जब वो हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है, या कहें कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंस होता है और वो हमारी लाइफ को 360 डिग्री एंगल से चेंज कर देता है। तो आपको लगता है कि आपका पॉलिटिक्स में आना ये ही आपकी लिए 360 डिग्री का एंगल रहा? निश्चित रूप से। वैसे क्या है कि मैं जहाँ भी रहता हूँ जी संतुष्ट रहता हूँ। तो मैं राजनीति में आके आज मंत्री भी हूँ, तो ऐसा नहीं लगता कि मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्राप्त कर लिया या मतलब बाकी लाइफ में अच्छा नहीं था। जब मैं खेती करता था गांव में पिताजी के साथ, वो भी बहुत अच्छा लगता था। फिर मैं व्यवसाय प्रारंभ किया, बाजारों में गल्ला खरीदी, वनोपज खरीदी करना, मेटाडोर में बैठ के लोगों के साथ बाजार में जाना, वो भी बहुत आनंद आता था। लगता है कि
वो अच्छा था और उस समय भी मैं सेटिस्फाइड था। फिर बाद में मैंने राइस मिल भी लगाया, व्यवसाय को बढ़ाया, वो भी अच्छा लगता था। और ये राजनीति में आना तो एक कहना चाहिए कि संजोग रहा। मजाक में आ गए। अच्छा, कैसे? हाँ, एक्चुअल में उस समय 2010 में जनपद और ग्राम पंचायतों का चुनाव का वो नामांकन चल रहा था। तो ऐसे ही एक होटल में बैठ के चाय पी रहे थे। काफ़ी हमारे दोस्त यार थे, कुछ पुराने नेता लोग भी थे। तो मैं बोला कि ऐसे ही कुछ लोग बोले कि इसको चुनाव लड़ा देते हैं। अच्छा। तो हम लोगों ने काफ़ी हंसा मजाक किया। उसमें से एक पुराने नेता ही थे, उन्होंने कह दिया कि वो चुनाव में खड़े हो गए तो जमानत जब्त हो जाएगी करके बहुत मजाक उड़ा दिए। बात आई गई खत्म। फिर दूसरे दिन उसकी पुनरावृत्ति हुई कि चुनाव लड़ो, लड़ के देखो, पढ़ना लिखना अलग बात है, पैसा कमाना अलग बात है, व्यापार करना अलग है, पर राजनीति बहुत टफ है। उस दिन भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब तीसरे दिन भी ऐसे ही चिढ़ाया गया तो मैं गुस्से में आके फार्म ले लिया जनपद का। मतलब आपने चैलेंज की तरह लिया इसको। और दूर दूर तक कोई सोच नहीं थी। फार्म लेने के बाद जो मैं रात भर सोया नहीं कि मैं क्या कर लिया। जब फार्म फिर भर ही दिए, घर में पता चला, घर वालों ने काफी फटकार नाराज हुए। बड़े भैया पॉलिटिक्स में थे, बीजेपी के यूथ विंग में थे और पंचायतों में भी वो करते थे। तो उन्होंने साफ कहा कि भाई एक तो अपने क्षेत्र से जाके वहाँ उस समय का 15 किलोमीटर दूर से चुनाव लड़ रहा था मैं, जहाँ कोई व्यक्तिगत टच भी नहीं, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। पर है कि अच्छा सोशल वर्क मैं उस समय भी करता था, जैसे स्कूलों में निःशुल्क रूप से जाके पढ़ा देना। अच्छा। जब कोई टीचर प्रोफेसर नहीं है तो खाली रहता था, तो कोई गांव वाले हैं किसी के यहाँ कोई गमी वगैरह हो गई तो उनको राशन वगैरह को उपलब्ध करा देना, कोई कल्चरल प्रोग्राम हुए उसमें सहयोग कर देना। तो उस नाते आना जाना लोगों से लगा था, लेकिन मन में 1% भी ये भाव नहीं था कि इसको राजनीतिक रूप से हमको फायदा लेना है। फार्म भर दिए। मैं एक दो बार इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट भी भेजा जो कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, तो मैं इसी मजाक में भर दिया हूँ। अच्छा। पर उन्होंने वापस लेने के लिए भी नहीं बोला। फिर अंत में चुनाव लड़ा भी और अच्छे वोट पाए। लगभग 2000 के आसपास वोट मेरे को मिला, 1000 के आसपास उनको मिला। एक बड़ी जीत हुई। फिर क्षेत्र में लगा कि मेरे जैसा व्यक्ति जनपद सदस्य बना है तो आसपास के गांव वाले सारे लोग, प्रबुद्ध लोग, वो जो सदस्य जीते थे उनके ऊपर प्रेशर भी बनाया और निर्विरोध मुझे जनपद को उपाध्यक्ष बनाया गया। अच्छा। और जनपद उपाध्यक्ष के रूप में मैं जितना हो सकता था पूरे क्षेत्र में दौरा, कार्यक्रम। फिर लोगों की डिमांड आई कि इनको विधानसभा लड़ना चाहिए। मेरी कोई मंशा नहीं थी कि विधानसभा लड़ना है। फिर भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया। डॉक्टर रमन सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी उस योग समझा और उस समय टिकट मिली और चुनाव में जीत भी गया। विधायक बन गए आप। और विधायक के बाद से खुला किताब आप लोग सामने है। जी। तो ये सब अचानक से कहना चाहिए कि आया टर्निंग पॉइंट के रूप में। लेकिन इस कहानी से ये तो समझ में आता है कि अगर आप निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं तो कैसे कहते हैं ना कि ईश्वर भी आपकी मदद करता है और आपको सही जगह पर पहुंचाता है। और आज आपको जहां पहुंचाया है वहां आप छत्तीसगढ़ में हेल्थ सेक्टर में बहुत काम कर सकते हैं, क्योंकि आज आप छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर हैं जी। तो जब से आपने कार्यभार संभाला तब से आपको क्या समझ में आ रहा है कि किस तरह की समस्याएं अभी भी हेल्थ सेक्टर में विद्यमान हैं छत्तीसगढ़ में? देखिए, मैं तो पहली बार मंत्री बना हूँ जी। और माननीय विष्णुदेव साय जी ने भी एक बड़ा भरोसा मुझ पर जताया है कि हेल्थ जो सभी विभाग महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आम जनता से जुड़ा हुआ ये जन्म लेने से पहले और मृत्यु के बाद तक की देखरेख वाला विभाग है। और एक एक जनता से, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, सभी के हेल्थ का मामला सबसे जुड़ा हुआ डायरेक्ट मामला है। और इतनी बड़ी विभाग का जब मैंने जिम्मेदारी संभाला तब समझ में आया कि ये सतत रूप से कार्य करने वाला ये विभाग है। हम एक दिन में व्यवस्था को इसको नहीं ठीक कर सकते। मैंने इसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया, लेकिन जो स्थितियां, जिस परिस्थितियों मुझे मिला था ये डिपार्टमेंट और प्रदेश के जो हॉस्पिटलों के हालात थे, मेडिकल कॉलेज के हालात थे, उन सबको बारीकी से अध्ययन करके इन 6 महीनों में गाड़ी पटरी में चलने लायक बोलते हैं ना, उस स्थिति में ले आया हूँ। अब थोड़ा स्पीड तेज करना है और जो मंजिल है उसको पाना है। ऐसा तो क्या रोल मॉडल आपने तैयार किया है, क्या रोड मैप तैयार किया है कि किस तरह की योजनाएं आप भविष्य में लेकर के आएंगे जिससे कि जनता को लाभ मिलेगा? देखिए, जब मैं प्रभार लिया तो मेरे को 2-3 चीज़ें बेसिक रूप से समझ में आया कि जो नीचे का अमला है
जो बीमारियों को आने से ही रोकना रोकना। है। तो उस दिशा में मैं बारीकी से अध्ययन किया और ये समझ में आया कि जो हमारी मितानिन है, उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, हम लोग क्या बड़े बड़े जगहों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर और ये सब उसमें उलझ जाते हैं। ये तो आखिरी स्टेज में आता है वहाँ व्यक्ति की सर्जरी कराना है तो मेकाहारा में आया या मेडिकल कॉलेज में आया, लेकिन हम उसको नहीं देखते कि नीचे में जहाँ से उसकी जड़ है, तो जड़ में पहुँचने का काम किया। और आपने देखा होगा कि मैंने 70,000 मितानिनों को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उनको डायरेक्ट डीबीटी करवाया स्टेट से, और उनके खाते में पैसे डायरेक्ट जाने लगे हैं। तो उनको मोटिवेट करके नीचे तक के जो अमला है उसको जो जनता के लिए जरूरी है, जैसे मलेरिया भी हो रहा है, तो बस्तर क्षेत्र में बीजापुर में मलेरिया स्प्रेड हुआ तो मुझे जाना भी पड़ा, मैं गया भी था। तो एक एक लोगों का 100% ब्लड टेस्ट हो रहा है। मच्छरदानी तो है लेकिन लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उनको जाके अवेयरनेस करना कि मच्छरदानी लगाइए। जो डीडीटी वगैरह जो फॉगिंग है, छिड़काव है, उसको कराना। तो इसमें अभी मैं फीडबैक लिया तो एक हमारे कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने ही बताया कि बोले आपके जाने के बाद आपने जो वहाँ बैठक लेकर जो लोगों को मोटिवेट किया, तो आज बाढ़ में भी हमारे हेल्थ वर्कर नाव से जाकर गांव में ब्लड टेस्ट कर रहे हैं और वो स्थिति नहीं आ रही है। और जब वहीं से खत्म हो जाएगी बीमारी तो ऊपर आने की संभावना कम होगा। तो एक तो काम हमने वो किया एकदम बॉटम में जाकर। दूसरा जो है विशेषज्ञ डॉक्टर तो आवश्यक है, चाहिए। तो इसमें मैंने पहला चॉइस ये किया कि जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, चूँकि MCI कई बार पेनाल्टी लगा रही है, कई हॉस्पिटलों के ऊपर मान्यता की खतरा आप लोगों ने पेपरों में भी देखा होगा, तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर खासकर बस्तर और सरगुजा इन क्षेत्रों में नहीं जाते। तो इनके लिए हमने अध्ययन कराया। अध्ययन कराकर इनके जो संतोषजनक और सम्मानजनक जो प्रोत्साहन राशि है लगभग 40 से 50% हम अतिरिक्त देने का फैसला किए हैं, और इसको अमल भी एक आध हफ्ते में करेंगे। तो ये विशेषज्ञों की पूर्ति हो जाएगी। तीसरा चीज़, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ है, हमारे पास मैन पावर भी है, सब कुछ है, लेकिन लोगों का जो विश्वास है हमारे सरकारी हॉस्पिटलों के ऊपर, आयुष्मान की व्यवस्था है, तो वो विश्वास कैसे वापस आ सके, इसके लिए सभी जगह निर्देश दिए हैं कि विषम स्थिति में ही आप लोग रिफर करेंगे, मरीज का 100% सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज करेंगे। यदि हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं हैं तो हम आगे स्टेप में जो है उसको रिफर करें। तो ऐसा करने से काफ़ी सुधार हुआ है। अगर हम RMA की बात करें, आपने जैसे कहा कि आप बिल्कुल ज़मीनी तौर से अब आपने अवेयरनेस क्रिएट करने का या प्रिवेंशन का काम शुरू किया है। अगर RMA की हम बात करें कि रूरल मेडिकल जो असिस्टेंट थे जो छत्तीसगढ़ ने ही शुरू किए थे, अब उसकी भर्ती भी रुक गई है। और सही आपने कहा कि डॉक्टर या बड़े हॉस्पिटल तक तो लेट पहुंचेगा कोई भी पेशेंट, लेकिन वो जो रूरल एरिया से वहीं से अगर वो ना आए तो उसकी भर्ती के लिए भी आपने सोचा है कि उसको इंक्रीज़ किया जाएगा या उनको ट्रेंड किया जाएगा उस तरीके से। और ये भी देखा जाता है कि दूर दराज या ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर्स जाके रहना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती हैं। इंसेंटिव्स की तो बात आपने की कि आप लोग देंगे, बट क्या इस तरफ भी सरकार कोशिश करेगी कि उनको वो सुविधाएं वहाँ मिले और वो वहाँ रह के काम करें? हाँ, आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया जी। चूँकि हमारा छत्तीसगढ़ भी 75% से ऊपर भूभाग में ग्रामीण परिवेश में ही लोग रहते हैं, और मुझे लगता है कि जैसा कि 75% ग्रामीण क्षेत्र है, 25% शहरी क्षेत्र है, लेकिन 75% हेल्थ फैसिलिटी शहरी क्षेत्रों में है और उन 75% के लिए 25% है। तो ऐसे में कम से कम हम बड़े फैसिलिटी नहीं दे सकते, तो कम से कम जो रूरल मेडिकल ऑफिसर हैं जो RMA हैं जी, उनकी नियुक्ति के लिए हमने जितना भी सेटअप हमारे पास स्वीकृत है उसको भर्ती के लिए हम लोग प्रक्रियाधीन हैं। और इतना ही नहीं, जो ग्रामीण क्षेत्र में खासकर जो स्थान रिक्त हैं, चाहे वो नर्सिंग का हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ का हो या फिर डॉक्टर्स का हो, 3 स्टेप में भर्ती करने जा रहे हैं। कुछ पोस्ट हमने PSC को दे दिया है, कुछ पोस्टें हम व्यापम से कर रहे हैं, और कुछ पोस्टें जो NHM वगैरह से जो छोटे पोस्ट हैं पैरामेडिकल और नर्सिंग के, उसको डायरेक्ट जिला से करा रहे हैं। तो अभी हम 10,000 से ऊपर सभी मिलाकर भर्तियां करने वाले हैं, प्रक्रियाधीन हैं। तो मुझे लगता है कि ये काम हम जब कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मेन पावर की कहीं समस्या रह जाएगी। हमारे पास उपकरण के लिए पर्याप्त पैसे हैं, दवाइयों के लिए पर्याप्त पैसे हैं, लोगों के 5 लाख के हम
माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशानुरूप छत्तीसगढ़ में आयुष्मान शहीद वीर नारायण आयुष्मान योजना के माध्यम से उसको कर दिए हैं। तो एक स्वस्थ छत्तीसगढ़ जल्द ही बनेगा ऐसा लग रहा है। तो आयुष्मान कार्ड की जो आपने बात की है वो किन लोगों को इसका फ़ायदा रहेगा और कितने प्रतिशत तक जा सकता है, मतलब अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की जनता को? देखिए, अभी सामान्यतः जो हमारा आयुष्मान कार्ड हम लोगों ने जारी किया है, जो भारत सरकार का 2011 के सूचकांक में जो हैं वहाँ तक उन्होंने लिया है। पहले तो बीपीएल को लिया, फिर 2011 को भी कंप्रोमाइज़ किया। लेकिन उसके अलावा हमारे प्रदेश में जब हमारी सरकार थी उस समय ही हमने अंत्योदय के कार्ड जो इनसे छूट गए थे और प्राथमिकता वाले जो कार्ड हैं इनको राशन दे रहे हैं, इनको 100% छत्तीसगढ़ सरकार से हम लोगों ने आयुष्मान जारी भी किया था। और इसके अलावा इनको देना ही है, तो ऐसे करके लगभग 80% लोगों तक हम लोग आयुष्मान को कवर किए हैं। बाकी जो बच गए हैं उनको 20% के आसपास उनको 50,000 तक का आयुष्मान हम दे रहे हैं। परंतु इसमें भी कोई व्यक्ति इलाज कराने में असमर्थ है तो मुख्यमंत्री विशेष सुरक्षा स्वास्थ्य योजना के माध्यम से हम लोग उसको कर रहे हैं। तो इसका लाभ प्रदेश के, मैं यूं कहूं दूसरे शब्दों में, तो 100% को लाभ मिल रहा है। लेकिन आयुष्मान में 2-3 दिक्कतें भी आ रही थी। एक तो जो हॉस्पिटल्स हैं वो पेमेंट नहीं हो रहा है करके काम बीच में मन लगा कर नहीं कर रहे थे, उसको भी हमने रेगुलाइज कर दिया है, बराबर उनके पैसे जा रहे हैं। देनदारियां अभी हैं, खैर बड़ी देनदारी है, तो वो गैप जो है वो बढ़ा हुआ है, तो उसको धीरे धीरे करके कम करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा जो बार बार बात आती है कि मरीज गए उनसे एक्स्ट्रा पैसा लग गया, हॉस्पिटलों में ले लिए गए, तो उस पर हम सख्त रूप से वो कार्रवाई करेंगे भविष्य में कि जो है इनको कोई भी व्यक्ति अगर किसी का मान लीजिए उंगली टूट गया तो पूरी तरह से उंगली स्वस्थ होकर उस आयुष्मान योजना के पैसा से बाहर निकले। क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि अगर वो आयुष्मान कार्ड के योजना के तहत जाते भी हैं लेकिन वो दूसरे इन्वेस्टिगेशंस उनको बता देते हैं पेशेंट को कि आप ये इन्वेस्टिगेशन कराइए और ये इन्वेस्टिगेशंस इस आयुष्मान कार्ड में इंक्लूडेड नहीं है। तो इस तरह की भी धांधलियाँ काफ़ी हॉस्पिटल्स कर रहे हैं, तो उस पर भी कुछ इसमें 2 बातें आ रही हैं जी। एक तो मैं नहीं कहता कि सब हॉस्पिटल ऐसा करते हैं, परंतु कुछ जगहों पर जहाँ तक मेरे पास आ रहा है कि पैकेज नहीं है कह के जो है उनको पैसे ले लिए जा रहे हैं, या फिर एक मैंने कहा कि जैसे उंगली टूटा है तो उसके साथ अन्य पैकेज को भी जोड़कर उनका पैसा निकाल लिया जा रहा है, जैसे कि लीवर का जांच हो गया या अन्य कोई बीमारी हो गया जो ज़रूरी नहीं है उसको सिर्फ पैसे के लिए वो भी आ रहा है। तो उसके लिए भी हम जल्द ही इसको, जो हमारा ट्रस्ट मोड है जिसमें सरकार चलाती है, तो इसको सरकार से हम फिक्स करके इंश्योरेंस को भी देने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा जो आर्थिक रूप से हमारा जो ज़्यादा पैसे लगते हैं वो हमारा सेव भी होगा, हॉस्पिटल्स वालों को भी रेगुलर पेमेंट मिलेगा और मरीज को भी 100% लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारा काम केवल मरीज को देखने का मॉनिटरिंग रहेगा कि इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इलाज नहीं होगा तो हम इंश्योरेंस को भी दबाव बनाएंगे, हॉस्पिटल्स को भी दबाव बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो इंश्योरेंस मॉडल आ रहा है इसके आने के बाद बहुत अच्छा ये आयुष्मान की योजना हो जाएगा। आपने जैसे पहले ही बात की कि जो योजनाएं बन रही हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की अगर बात करें, कहा जाए तो अगर फैसिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट हॉस्पिटल किसी भी तरीके से कम नहीं होते हैं। इतनी अच्छी अच्छी मशीनरीज यहाँ पर होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, बट उसके बावजूद भी लोगों में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कंपैरिजन में प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका ट्रस्ट फैक्टर एक रहता है। ऑल्दो उनको पैसा ज़्यादा लग रहा है, वहाँ परेशानी ज़्यादा हो रही है, बट वो वहाँ जाना चाहते हैं। तो आप इसका क्या कारण मानते हैं और कैसे इसको दूर किया जाएगा और इस ट्रस्ट को वापस से रीबिल्ड किया जाएगा? इसके 2 कारण हैं जी। एक तो बड़ा कारण जो है लोगों में विश्वास। आज जैसे मेकाहारा है, मेकाहारा का मैं दावा कर सकता हूँ कि इसके लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लेवल का उपकरण, वहाँ 25-25 करोड़ की पेट स्किन जैसे मशीनें हैं, उसके जैसे हमारे जो सीनियर और विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर, तो इसको ही आप केवल कंपेयर कर सकते हैं कि आज किसी को चॉइस करना हो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो तत्काल 1 मिनट में पहले ही कोई बोलेगा गवर्नमेंट में जाऊंगा। तो जब इलाज की बारी आती है तो वो चूज करने को बोलेंगे तो प्राइवेट बोलेगा।
तो इसका सबसे बड़ा कारण है लोगों में विश्वास की कमी। हमको सरकारी हॉस्पिटलों के प्रति लोगों का विश्वास पैदा करना पड़ेगा। आज भी उनके मन में है कि वहाँ जाएंगे तो वैसे ही दवाई दे देंगे, वैसे ही इलाज हो जाएगा, वो गंदगी होगी, कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो इसके लिए सतत रूप से हम नर्सों को भी व्यवहार सुधारने को कहा है, अच्छे मधुर व्यवहार से मरीजों से पेश आएँ। डॉक्टर्स को भी बोला गया है। दवाइयों को भी हम सतत रूप से जांच करा रहे हैं। आपको बताएं, हम कई दवाइयों को रिजेक्ट भी कर चुके हैं, कई कंपनियों के ऊपर हम एक्शन भी ले चुके हैं। तो हम दवाइयों को भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि भाई जो कंपोजिशन है उस गुणवत्ता को दवाई है या नहीं है, तो उसको भी कर रहे हैं। तो ये विश्वास जनता में आएगा, धीरे धीरे आएगा। और दूसरा चीज, जो मरीज हैं उनको हर हालत में अगर हमारे यहाँ हॉस्पिटल में आता है तो उसको अगर रिफ़र भी करना पड़े कि उसको भी अगर हम प्राइवेट में भेजते हैं तो ये सरकारी हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, उसकी डीलिंग जो है सरकारी हॉस्पिटल और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट करे। तो ये विश्वास जब पैदा होगा तो 100% मरीज हमारे थ्रू स्क्रीनिंग होकर वहाँ जाएंगे, और जब ये सिस्टम हो जाएगा तो मुझे लगता है कि हेल्थ की दिशा में माइलस्टोन काफ़ी बड़ा माइलस्टोन होगा। बिल्कुल। अगर हम डॉक्टर्स की भी बात करें, आपने कहा कि मैन पावर की कमी नहीं है, अच्छे वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स आप अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन एक जो सिस्टम है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब में हैं जो डॉक्टर, उनको प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए इंटीमेट करना पड़ता है कि अगर वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक ही जगह कर सकते हैं वो, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि वो बहुत जगह एंगेज होते हैं और फिर वो प्रॉपर ध्यान वहाँ पर पेशेंट को, जहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए भी कोई रूपरेखा बनेगी या कुछ एक्शन प्लान है गवर्नमेंट की तरफ से? इसके लिए बन चुकी है। अच्छा, क्या है वो? मुझे लगता है कि कल ही हमारे मैंने 3 दिन पहले मीडिया में भी स्टेटमेंट दिया था, और जो हमारे हेल्थ के जो एसीएस हैं उनको निर्देशित भी किया है मैंने, प्रदेश के सभी हॉस्पिटलों में लेटर चले जाएं कि जो डॉक्टर हैं अपना ड्यूटी पीरियड तक जितना भी हमारा समय निर्धारित है उस समय तक हॉस्पिटल में उनको काम करना ही होगा। यदि उस पीरियड में वो अपने खुद के नर्सिंग होम या अन्य नर्सिंग होम में यदि वो ड्यूटी करते हैं या काम करते हैं तो उनके खिलाफ हम एक्शन भी लेंगे, उनकी लाइसेंस भी निरस्त करेंगे, और उनके अगर नर्सिंग होम हो गए तो उसको सीज भी करेंगे, क्योंकि जनता के स्वास्थ्य के साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। और इसमें भी 2 प्रकार के डॉक्टर हैं, जो इंटीमेट करके जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं उनको हम प्रैक्टिस भत्ता नहीं देते, और जो प्रैक्टिस नहीं करते उनको अलग से हम भत्ता भी देते हैं। तो ऐसे प्रैक्टिस नहीं करने वाले डॉक्टर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उनको भी ध्यान में रखेंगे। ऐसे डॉक्टर जो निर्धारित जगह पे जहाँ वो प्रैक्टिस दे सकते हैं वो देंगे, उससे कोई हमको आपत्ति नहीं है, परंतु जो निर्धारित समय है हॉस्पिटल का उसमें उनको करना पड़ेगा। इसके लिए हमने पत्र भी जारी कर दिया है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो हमारे यहाँ जो फूड सिक्योरिटी बिल है वो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में है, उसके बाद भी अगर हम देखें तो हंगर जो इंडेक्स है वो काफ़ी बढ़ता है, या वो जो बैलेंस नहीं है, तो उसकी क्या आपको वजह लगती है? हालांकि आपने अभी काफ़ी कम समय हुआ है आपको मतलब हेल्थ मिनिस्टर बने हुए, बट फिर भी एज ए जनरल आप अगर देखते हैं तो क्या आपको वजह लगती है इसकी? हमारे प्रदेश में देश का सबसे पहला राज्य का दर्जा इसको प्राप्त है जिसने फूड सिक्योरिटी बिल लाया जब हमारी सरकार थी, और इसको देखकर भारत सरकार ने भी फूड सिक्योरिटी बिल लाया। चूँकि अब जो हंगर की डिफिनेशन है पहले केवल पेट भरने के लिए होता था, आज उस इंडेक्स में उसके नॉर्म्स में जो है न्यूट्रिशन को भी जोड़ा गया है, और पूरे मानक के आधार पर जो व्यक्ति पूर्ण पौष्टिक आहार ले रहा है उसको ही माना जा रहा है। तो चूंकि समय के साथ क्वालिटी क्वांटिटी सारा चेंज होता है, तो आज ऐसी स्थिति नहीं है कि जो भूखमरी वाली बात आती थी वो स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं है, मैं दावे से कह सकता हूँ अभी। लेकिन जो परिभाषाएं WHO का हो या पूरे वर्ल्ड में जो इसकी डेफिनेशन है, जो इसका मापदंड है, वो न्यूट्रिशन से और पूर्ण पौष्टिक आहार से लिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में हम प्रयास कर रहे हैं कि चाहे वो ICDS सेंटरों में हो, आंगनबाड़ी केंद्रों में हो, उसमें पौष्टिक आहार देने का प्रयास कर रहे हैं। मध्याह्न भोजन जो दे रहे हैं उसमें पौष्टिक आहार देने का प्रयास कर रहे हैं। जो चावल दे रहे हैं उसमें फोर्टिफाइड राइस मिक्स कर रहे हैं, चना दे रहे हैं, और
सरकार के कोशिश कर रही है कि पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ को लोग पौष्टिक आहार लें और यहाँ जो हंगर इंडेक्स है वो 0 में जाए। जैसे आपने फोर्टिफाइड राइस की बात की है, तो ऑफ कोर्स ये एक सैंपल्स तो काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। आम जनता की प्लेट में ये कब तक आ जाएगा? फोर्टिफाइड राइस जी एक्चुअल में जो बीच में समय समय पर काफ़ी इसको प्लास्टिक चावल के रूप में पॉलिटिकल दृष्टि से अब बात किया जाता है कई बार, परंतु ये प्लास्टिक का नहीं होता है। चावल के जो चावल और ब्रोकन राइस को उसको पीस कर उसमें फोलिक एसिड और अन्य विटामिन्स वगैरह जो पौष्टिक चीज़ें वो मिलाया जाता है। और जो भारत सरकार के नॉर्म्स हैं उसमें 1% चावल में मिलाया जाता है। और जो फोर्टिफाइड राइस है वो आर्टिफिशियल नहीं है, लेकिन उसका जो स्वरूप पहले पीस कर जो है उसको विटामिन्स मिलाकर फिर से चावल का शेप देकर आप पहचान नहीं पाएंगे कि वो फिर से बनाया हुआ चावल है। मतलब वो कंप्लीट फूड की तरह एक हो सकता है कि जो भी चीज़ें कमी है उसमें चावल में वो उसके अंदर डाल करके बनाया जा रहा है उसको। हाँ नहीं, हाँ जी, तो वो चावल ही है। 1% के हिसाब से राइस मिलर्स जो है मिलाकर उसमें देते हैं और उसकी जांच भी होती है। यदि 1% से कम है तो चावल के लाट रिजेक्ट भी होते हैं। तो पूरे प्रदेश में आम जनता के थाली में वो पौष्टिक आहार वाला चावल जा रहा है। अच्छा, हाँ जी, इसकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी और पूरे भारतवर्ष में जो फोर्टिफाइड राइस है वो मिक्स हुआ वो चावल जा रहा है। तो जिस तरह से आपके जो पूरी बातचीत की और आप अपने काम के प्रति इतनी आपकी अवेयरनेस है और आप बहुत क्लियर हैं, सॉर्टेड हैं कि आपको क्या करना है, क्या परेशानी है, तो यही सॉर्टनेस आपकी लाइफ में भी है? निश्चित रूप से, लेकिन पॉलिटिक्स में आने के बाद अपना लाइफ अपना नहीं हो जाता। बिल्कुल। मैं जब तक राजनीति में नहीं था तो अपने लाइफ को अपने हिसाब से जीता था, परंतु अब राजनीति में आने के बाद अपनी लाइफ जो है जी, वो पूरे प्रदेश की क्षेत्र की जनता के हिसाब से जीना पड़ता है। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि अमूमन साल में सामान्य व्यक्ति चाहे ऑफिसर या कर्मचारी हों या व्यापारी हों छुट्टियों में जाते हैं 15 दिन 10 दिन का। हम भी पहले जाते थे। भारत का ऐसा कोई जगह नहीं बचा जहाँ नहीं घूमे होंगे। लेकिन अब जो है राजनीति में आने के बाद समय निकालना कठिन होता है, इसलिए थोड़ा घर परिवार समाज खुद के लिए ये समय की कटौती होती है और इसका उपयोग जो है क्षेत्र और प्रदेश के लोगों के लिए हो रही है। आपने कहा कि आप भारत का कोई ऐसा प्रदेश नहीं रहा जहां आप नहीं घूमे, मतलब आपको घूमने का शौक है? हाँ निश्चित रूप से, मैं प्रकृति का बहुत शौकीन हूँ, उसके प्रति घूमने का। चाहे वो बर्फ वाले एरिया हो, गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, रोहतांग हो, लेह हो, लद्दाख हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट की पूरी दार्जिलिंग हो या गैंगटोक हो या फिर आसाम का गुवाहाटी का क्षेत्र हो, इधर साउथ में भी रामेश्वरम हो, तीर्थ स्थलों में चाहे देवघर हो। मैं 25 साल से बाबा बैद्यनाथ जी के धाम जा ही रहा हूँ। इसी बहाने पूरा घूमना हो जाता है और पूरे देश को समझने का मौका मिलता है। जब तक हम भौतिक रूप से जाकर नहीं देखते हैं या तो प्राकृतिक सुंदरता को या वहाँ के डेवलपमेंट को या वहाँ के लोगों से मिलकर, तो ये इसमें मेरी रुचि बहुत ज़्यादा है। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? 7 भाई बहन। अच्छा। हम लोग रहे हैं, जब बचपन में एक साथ रहते थे। पिताजी अब तो नहीं है, पिताजी भी। अच्छा। माता जी हैं हमारे साथ। 98 में ही मेरी शादी हो गई थी श्रीमती कांति जायसवाल जी उनके साथ। और मेरी बेटी है डेंटल में, वो डॉक्टरी कर रही है। अरे वाह। 2 बेटे हैं जी, दोनों BBA कर रहे हैं। एक फर्स्ट ईयर में इस साल बॉम्बे में एडमिशन लिया है जी। और एक लड़का तीसरा साल है, वो पुणे में MIT में कर रहा है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लिए आपने क्या सोच के रखा है कि छत्तीसगढ़ अगर हेल्थ सेक्टर में देखा जाए तो ऐसा क्या माइलस्टोन और साबित करेगा कि वो पूरी देश के लिए एक रोल मॉडल के रूप में सामने आए? मैंने भी सरकारी हॉस्पिटलों के बारे में ही आपसे बातचीत किया, लेकिन मेरा दूसरा व्यू ये भी है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको भी हम पूरी ताकत से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं यदि वो नहीं हो तो सरकारी हॉस्पिटलों में इतना लोड हो जाएगा कि हम उसको संभालने में बहुत मशक्कत करना पड़ेगा। साथ ही साथ जब हमारे प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल अच्छे होंगे
जो सीमावर्ती राज्य हैं, उड़ीसा है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, आंध्रा है, इन सब क्षेत्रों से लोग जो है हमारे यहाँ आएंगे तो यहाँ का इकोनॉमी भी बढ़ेगा, यहाँ का नाम भी बढ़ेगा। तो प्राइवेट सेक्टर लोगों को भी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको आगे बढ़ाने का है। और इसके अलावा तीसरा जो इस क्षेत्र में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं उनको यहाँ बढ़ावा देकर खुद यहाँ प्रोडक्शन कराने की मेरी मंशा है कि ताकि छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार भी मिल सके, अच्छे दवाइयाँ मिल सके, छत्तीसगढ़ का नाम हो सके। उसके साथ ही साथ जो कुछ हॉस्पिटल्स भविष्य में पीपीपी मोड पर भी जो बड़े हॉस्पिटल हैं, जो अपोलो हैं या अन्य ऐसे बड़े हॉस्पिटल हैं, उनके साथ टाई अप करके छत्तीसगढ़ में एक दो बड़े संस्थान जो हमारे आयुष्मान से भी इलाज करें, हमारे लोगों का भी इलाज करें और सरकार का नियंत्रण हो और उनका भी अपना आधा नियंत्रण हो। तो ऐसा पीपीपी मोड पर भी कुछ बड़े हॉस्पिटल्स हमारा खोलने का एक विचार है। और जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल हैं केवल रायपुर पर निर्भर न रहें, पूरे क्षेत्रों में वो स्ट्रांग हो, इसलिए हमने इस बार 5 ऐसे हॉस्पिटलों का चयन किया है जो मॉडल हॉस्पिटल के रूप में विकसित करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल के। इसी प्रकार जो जगदलपुर में है मेडिकल कॉलेज के साथ हमने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 1 महीने में चालू करने वाले हैं, वो सिम्स के तर्ज पर उसको विकसित करेंगे। अंबिकापुर में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ सुपर स्पेशलिटी अलग से हमने स्वीकृत किया है, वो भी धीरे धीरे करके तैयार होगा। वहाँ भी एम्स के तर्ज पे, सिम्स के तर्ज पे काम करेंगे। और बिलासपुर में भी जो सुपर स्पेशलिटी है उसको 1 महीने के अंदर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ का जो लोड है, उधर बस्तर, उधर सरगुजा और मध्य में छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, ये तीनों जगह हम प्रयास करेंगे कि वहाँ ही इलाज करें। और वहाँ से जब ओवरफ्लो होगा उसको मेकाहारा में डालेंगे। और मेकाहारा में भी मैं आपको बता दूं कि अभी जो हमारी बेड है लगभग 700 है, मरीज हमारे उससे डबल रहते हैं, 1200, 1100, 1300। तो उसके लिए हमने 700 अतिरिक्त बेड का सेटअप, अतिरिक्त भवन, उसके लिए 778 करोड़ रुपए स्वीकृत कराया है। और जब ये हो जाएगा तो मुझे लगता है कि मेकाहारा में किसी भी ओवरलोड की स्थिति नहीं बनेगी, हमारी क्षमता डबल होने जा रही है। इसी प्रकार बिलासपुर में भी जो पुराना सिम्स है उसके लिए सर्व सुविधायुक्त 700 बेड का नया हॉस्पिटल 700 करोड़ की लागत से वो भी बनने वाला है। 4 मेडिकल कॉलेज भी हम अपने सरकार में अभी उसकी टेंडर करने वाले हैं, 4 मेडिकल कॉलेज और बढ़ जाएंगे। और 5 सालों में मैं आपको ये चीज़ विश्वास दिला रहा हूँ, इसको आप लाख करके भी रख लीजिएगा कि जो मेडिकल ऑफिसर हैं, जो MBBS डॉक्टर, उनकी कमी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनकी जितनी अभी कमी है 5 साल में हम 80% भर लेंगे। और आने वाले 10 साल में छत्तीसगढ़ जो है एक मेडिकल का हब होगा। उसके रोड मैप के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर ये छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। जी, जैसे आपने कहा कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज को आप बढ़ावा देंगे कि यहाँ आकर के वो प्रोडक्शन करें, लेकिन जेनरिक दवाएं और जो ये बाकी दवाएं हैं इनके बीच में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, तो आपका क्या विचार है? ये विषय तो सदैव चलते ही रहता है, परंतु जो खासकर जेनरिक दवाई हैं और सस्ती दवाइयाँ हैं, इसके लिए जो प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि प्रत्येक CSC और PSC और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएं। और हम लोगों ने 500 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य रखा है और आने वाले समय में 500 हम ऐसे केंद्र खोलेंगे ताकि लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमें बिल्कुल उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में जो छत्तीसगढ़ है वो स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में बहुत उन्नति करेगा और नए माइलस्टोन्स स्थापित करेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने काफ़ी विस्तार से पूछा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। जी, आपका बहुत हृदय से आभार। धन्यवाद। आज के एपिसोड में हमने जाना कि निश्चित ही अगर जिस तरह का रोड मैप छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बना है और उसी तरीके से काम हुआ तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ अपने आप में एक हेल्थ हब के रूप में पूरी इंडिया में अपना नाम स्थापित करेगा। आज के इस एपिसोड में आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और नेक्स्ट एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर एंड बाय।